Assalamu alaikum. So today we are going to start our third part of chapter number 1, which is history of anatomy. हिस्ट्री ऑफ anatomy जो है इसके अंदर हम लोग जो है देखेंगे कि anatomy जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, anatomy की बेस कहाँ से स्टार्ट हुई और वो कहाँ तक गई। उसके अलावा आज हम जो है इसके अलावा इम्पोर्टेंस को देखेंगे और उसके अलावा हम लास्ट टॉपिक जो है एक हम देखेंगे यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटमी और उसके अलावा हम देखेंगे एनाटमिकल वेरिएशन। सबसे पहले अब हम हिस्ट्री जो है इसका शॉर्ट सा फास्ट रिव्यू करेंगे। उसके अलावा जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर क्या है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो टॉपिक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू हैव इट। सो फर्स्टली सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले जो है हिप्पोक्रेट्स जो है वो उसने एनाटमी के अंदर जो है अपना रोल प्ले किया। हिप्पोक्रेट्स जो था ये ग्रीक फिजिशियन था जो कि जिसको हमने फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता था उसके दौर में, और वो जो है उसने बेसिकली जो है एनाटमी को जो है सब्जेक्ट को फाउंडर था उसका, उसने एनाटमी के सब्जेक्ट को स्टार्ट करा। 5th सेंचुरी के अंदर हिप्पोक्रेट्स ने एक मेडिकल स्कूल जो है आइलैंड ऑफ कोस के अंदर स्टार्ट करा, जिसके अंदर उसने इसको एज अ करिकुलम सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाना स्टार्ट करा। उसके बाद हिप्पोक्रेटिक एरा के जो है जैसे जैसे बढ़ता गया, फिर हीरोफिलस का दौर जो है आगाज़ हुआ। हीरोफिलस जो है एक ग्रीक फिजिशियन था जो कि हिप्पोक्रेट्स का ही जो इंस्टीट्यूट था उसमें वो स्टूडेंट के तौर पर रह चुका था, और ये ग्रीक फिजिशियन था जिसने मेडिसिन को स्टडी करा एट हिप्पोक्रेट्स, और फिर उस जो है अलेक्जेंड्रिया गया और वहाँ पर उसने जो है स्कूल ऑफ अलेक्जेंड्रिया कायम करा, और वहाँ पे उसने जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट की, और वहाँ पे उसने सिस्टेमिक और रेगुलर डाइसेक्शन की, और इसको हम कहते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक एनाटमी। यहाँ पर अब तक सिर्फ दो ही बातें हैं कि फादर ऑफ मेडिसिन और फाउंडर ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एनाटमी जो थे वो ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स थे, और उसके बाद हीरोफिलस जो है ये फादर ऑफ साइंटिफिक एनाटमी थे। नेक्स्ट गैलन की बात आएगी। गैलन जो है एक रीनोन ग्रीक फिजिशियन था 2nd सेंचुरी का, और ये एक रोमन एम्पर, एक रोमन सल्तनत में जो है ये काम के लिए इसको बुलाया गया कि आप आओ और यहाँ पर काम करो, और वहाँ पर उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा उसने एक्सटेंसिव रिसर्च की, मेनली मंकीज़ के ऊपर उसने काम किया, और उसने एक बुक लिखी इसके बाद डाइसेक्शन करके, बहुत ज़्यादा मंकीज़ की डाइसेक्शन की, और उसने और भी काफ़ी एनिमल्स की डाइसेक्शन की और एक बुक लिखी जिसको नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ एनाटमी। ट्रीटी ऑफ एनाटमी बुक लिखी, लेकिन इसके अंदर ऑब्वियसली इंसानों और जानवरों के अंदर कुछ ना कुछ फ़र्क तो होता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एरर्स थे, लेकिन स्टिल उसका वर्क इतना वर्थी था उस टाइम पे कि 1300 ईयर्स तक उसका काम जो है उसको किसी ने उसको गलत साबित करने की कोशिश ही नहीं की, बिकॉज उस टाइम पे जो है ही वॉज द ओनली वन जिसने ये सब रिसर्च की थी। उसके बाद नेक्स्ट जो है लिनार्डो दा विंची आया, और इसने क्या किया, इसने साइंटिफिक एनाटमी की जो भी उसकी ह्यूमन एनाटमी की जो स्टडी थी जो कि यहाँ पर ऊपर गैलन ने की थी उसको उसने करेक्ट किया। इसने जो है ह्यूमन कैडावर्स की डाइसेक्शन की, और जो ह्यूमंस की डेड बॉडी होती है उनकी डाइसेक्शन की उसने, और 240 डिटेल्ड ड्राइंग्स बनाई जिसके ऊपर उसने फिर एक जो है डिफरेंट पार्ट्स और स्ट्रक्चर्स के ऊपर एक डिटेल्ड नोट्स भी लिखे, लेकिन उसकी राइटिंग द ड्राइंग्स पब्लिश नहीं हो पाई, जिसकी वजह से काफ़ी देर तक जो है हमारी स्टूडेंट्स और वहाँ तक की जनरेशन जो है उसके ग्रेट वर्क से अनअवेयर रही। उसके बाद एंड्रियस विज़ेलियस 16th सेंचुरी का एनाटमिस्ट था जो कि ब्रूजेस से बिलोंग करता था, और इसको फादर ऑफ मॉडर्न एनाटमी कहते हैं। इसने जो है ह्यूमन एनाटमी के ऊपर डी ह्यूमेनाइक कॉर्पोइस फैब्रिका बुक लिखी, जिसका मतलब है ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, और इसको 1543 में पब्लिश कराया गया। ये जो है विज़ेलियस के जो उसने खुद अपने हाथों से डाइसेक्शन की थी उसके ऊपर ये बुक जो है उसने ये लिखी थी, और इसको हम और इसकी वजह से जो है बहुत जल्द जो है फंडामेंटल मेडिकल साइंस जो है वो इस्टेब्लिश हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सबसे पहले जो एनाटमी थी वो कैसे निकाली जाती थी, कि हम लोग जो है एनाटमी को जस्ट ये प्रिटेंड करते थे कि जो नेक्ड आई से हमने देखा, जो ऑब्जर्व किया, डिफरेंट एंगल्स से हमने नेक्ड आई के थ्रू देखा, तो जो हमें दिखा वो हमने मान लिया।
कि वही एनाटमी है। लेकिन जैसे जैसे साइंस ग्रो करती गई और फिर हमारे पास जो है माइक्रोस्कोप आया, उसके बाद हमने क्या किया, ग्रोस एनाटमी और उसके अलावा दूसरी माइक्रोस्कोपिक इन्वेंशन के साथ बहुत सारे इन्वेस्टिगेटरी इक्विपमेंट्स और टेक्निक्स के ज़रिए हमने काफ़ी और ब्रांचेस जो हैं वो डिस्कवर कर ली, जिसमें ग्रोस एनाटमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, न्यूरो एनाटमी, उसके बाद कुछ माइनर भी हमने ब्रांचेस पढ़ ली हुई हैं। ये सब जो है साइंस के एडवांसमेंट के साथ आता गया, जबकि स्टार्ट में जो है हम लोग जस्ट यही एज्यूम करते थे कि जो आम आंख से हमने देख लिया वही जो है वही एनाटमी है। सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटमी। इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटमी के अंदर सबसे पहला पॉइंट माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक एनाटमी का है कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक एनाटमी को समझने के लिए फिजियोलॉजी, फंक्शन को अंडरस्टैंड करना, किसी भी स्ट्रक्चर, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन को अंडरस्टैंड करना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमें फंक्शन का पता नहीं होगा तो हम ये नहीं फाइंड कर पाएंगे कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है। तो अगर हमें स्ट्रक्चर का पता होगा तो तभी हम फंक्शन को अच्छे से समझ पाएंगे। सेकंड यानी एनाटमी इसलिए ज़रूरी है कि इससे हमें फिजियोलॉजी की अंदाज़ा होता है कि फिजियोलॉजी ऐसी है तो फिजियोलॉजी ऐसी क्यों है। सेकंड पॉइंट जिसमें हमारे पास जो है वो कहते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ पैथोलॉजी को समझने के लिए भी मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक एनाटमी की ज़रूरत है। जब तक हमें किसी चीज़ का स्ट्रक्चर और फंक्शनल चेंजेस पता नहीं होंगे कि इस ऑर्गन में, ऑर्गन सिस्टम में, इस टिश्यू में ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, तो तब तक हम उसके लिए ज़रूरी है कि हमें उसका स्ट्रक्चरल चेंजेस पता होंगे तो हम इजीली जो है पता कर पाएंगे कि इसके अंदर ये चेंज क्यों आ रहा है, इसके अंदर ये डिजीज़ कैसे इफेक्ट कर रही है। तो इस तरह की एनाटमी जो है इसको हम अल्टरनेटिव एक नेम भी देते हैं, जिसको हम कहते हैं यानी एक पैथोलॉजी जिसके अंदर एनाटमी की ज़रूरत होती है उसको हम मोर्बोइड एनाटमी भी कहते हैं। तो इन थर्ड पॉइंट जो है इसमें उन्होंने बताया कि किसी भी पेशेंट को जो है, अगर हम मेडिकल की फील्ड में देखें तो किसी भी पेशेंट को प्रॉपरली एग्जामिन करने के लिए कि उसमें क्या डिजीज़ है, क्या उसके अंदर इश्यूज हैं, और उसको रिजॉल्व करने के लिए भी हमें जो है एनाटमी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कि जब तक हमें पता नहीं होगा कि ह्यूमन के अंदर ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कैसे है और ये क्यों है, तो तब तक हम जो है ये नहीं अज्यूम कर पाएंगे कि यहाँ पे इस पर्सन को बेसिकली इशू क्या है। नेक्स्ट पॉइंट रीजनल एनाटमी का, कि सर्जन्स के लिए रीजनल एनाटमी समझना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ऑपरेट कर रहे होंगे तो जब तक हमें नॉर्मल एनाटमी का पता नहीं होगा तब तक हम जो है सर्जरी अच्छे से नहीं कर सकते। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट एम्ब्रियोलॉजी का है, जिसको हम डेवलपमेंटल एनाटमी भी कहते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है चाइल्ड स्पेशलिस्ट के लिए कि उनके अंदर क्या होता है कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट को एबनॉर्मेलिटीज़ और चाइल्डहुड डिजीज़ को पकड़ने के लिए, जड़ से उनको स्टार्ट से पकड़ने के लिए एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटमी के एम्ब्रियो के अंदर वो किस तरह का स्ट्रक्चर था, वो सब कैसे था, वो सब पता होना ज़रूरी है, तभी चाइल्ड के अंदर की डिजीज़ जो है उनको ईजीली और टाइमली जो है वो समझा जा सकता है। लास्ट आवर टॉपिक इज़ एनाटमिकल वेरिएशन। जस्ट मैं इसमें बताऊंगी कि एनाटमिकल वेरिएशन बेसिकली होती है, देन आप इसको एक बार रीड करोगे तो यू विल गेट थ्रू इट। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ह्यूमंस जो है बेसिकली हमें पता है कि ह्यूमंस के अंदर यूरिनरी सिस्टम है, ह्यूमंस के अंदर एक स्कल है, ह्यूमन के अंदर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग वी नो के सब में होती है। बट ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों में देखें तो वेरिएशंस भी होती हैं, सब चीज़ें सिमिलर नहीं होती। कुछ ह्यूमंस के अंदर कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो एक ह्यूमन के साथ स्पेसिफिक होती हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस जो हैं वो एनाटमी के अंदर जो है पर्सन टू पर्सन आ ही जाती हैं। तो एनाटमिकल वेरिएशन जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी है, नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी, नॉर्मल चेंजेस जो एक मॉर्फोलॉजी के अंदर, टोपोग्राफी के अंदर और मॉर्फोलॉजी के अंदर जो है एक बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर आम पाई जाती हैं। तो इस तरह साइंटिस्ट कह रही हूँ, किसी भी डॉक्टर को आइडिया होना चाहिए मॉर्फोलॉजी का और एनाटमी का, ह्यूमन का, और पॉसिबल वेरिएशंस का भी पता होना चाहिए, ताकि जब वो ऑपरेट कर रहा हो तो ये ना हो कि वो ऑपरेट करे उसके पर्सन के अंदर थोड़ा इशू, मतलब थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो तो वो कंफ्यूज ही हो जाए कि इसमें मुझे करना क्या है, इसमें तो स्ट्रक्चर ही चेंज है। तो इस तरह एनाटमिकल वेरिएशन जो है इसको अंडरस्टैंड करना भी एक सर्जन के लिए खास तौर पर बहुत ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल एक आदि देख लेते हैं जिससे जो है मज़ीद क्लियर हो जाए बात। सिस्टिक आर्टरी जो कि गॉल ब्लैडर को सप्लाई करती है, कुछ लोगों के अंदर जो है ये
राइट हेपेटिक आर्टरी से जो है ओरिजिनेट हो रही होती है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर जो है ऐसा होता है कि कॉमन हेपेटिक आर्टरी से ओरिजिनेट हो रही होती है। एक कॉमन हेपेटिक आर्टरी, फिर राइट हेपेटिक आर्टरी उससे बाइफरकेट होती है, और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। कुछ लोगों के अंदर जो है सिस्टिक आर्टरी जो है वो राइट हेपेटिक आर्टरी से अंदर, और कुछ के अंदर कॉमन हेपेटिक आर्टरी। सो दैट्स ऑल, दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 1। और आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो थ्रू आउट एनाटमी जो है अंडरस्टैंड करना, एनाटमी को, ऑल एनाटमी को समझने के लिए जो है नोमेनक्लेचर समझना बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, then please like, subscribe, share with your friends. Thank you.